हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरिया एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई आज हमारी बोर्ड एक्सप्रेस हमें लेके आ चुकी है हमारे 8th चैप्टर पे, जिसका नाम है पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट्स। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में ये चैप्टर आपका एक ऐसा चैप्टर बन जाए जिसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारे इस चैप्टर को। अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा 16th और 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उससे डील कर रहा है, ठीक है। जिसमें हम किस आप बोल सकते हो किस डायनेस्टी के या किस रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली अबाउट द मुगल रूल, और मुगल रूल में जो इनका रूरल इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, कि भाई रूरल इकोनॉमी कैसे होती थी, वहां पे लोग किस तरीके से रहते थे, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वो सारा की सारा आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अब अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें कि भाई मुगल पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड के बारे में हमें पता कैसे चला, क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आप इसका सोर्स बोल सकते हैं, जिससे हमने इस पूरा चैप्टर के जो बेसिस है वो लिए हुए हैं, वो है हमारा आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी क्या है, एक तरीके की आप बोल सकते हो बुक है, एक रिकॉर्ड है, जो किसने लिखा हुआ है, अबुल फजल ने लिखा हुआ था। उसके साथ साथ हमें कई सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, है ना। ऐसा नहीं था ना कि सब जगह पे मुगल रूल ही था, या मुगल रूल के साथ साथ कुछ ऐसे आप बोल सकते हो कि प्रोविंशियल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो वहां के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वहां से भी हमें कई सारी चीजें पता चली है। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आ चुकी थी, है ना। हम लोगों ने देखा कि भाई जहांगीर के टाइम से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आने लगती है, और उस एडवेंट के बाद धीरे धीरे वो भी इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को जानना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कई सारे रिकॉर्ड जो हैं वो हमें इस टाइम पीरियड से मिले हुए हैं। चलिए अब इसमें आगे करेंगे हम बात एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे पीजेंट्स की, फिर जमींदार की, और फिर स्टेट्स की। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पीजेंट्स की। तो भाई ये जो मुगल एरा बोल सकते हैं, मुगल पीरियड बोल सकते हैं, इस टाइम पे जो पीजेंट होते थे, जो फार्मर होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें बोला जाता था, या फिर जो अगर आप प्लूरल में बात करें तो रयाज हो गया, है ना, इस तरीके से उनको बोला जाता था। अब जो पीजेंट्स हैं वो दो तरीके के थे। कुछ थे जिनको बोला जाता था खुद कास्ट, और कुछ हैं जिनको क्या बोला जाएंगे, पाही कास्ट। खुद मतलब किसका, सेल्फ, ठीक है। सेल्फ मतलब वो फार्मर्स एक तरीके से जो उसी विलेज में रहने वाले हैं और वो उस लैंड की खेती कर रहे हैं जो उनका खुद का है ना, मतलब कि अपने खुद के लैंड पे खेती करने वाले फार्मर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, खुद कास्ट। वहीं अगर हम बात करें पाही कास्ट की, है ना, तो पाही कास्ट कौन हो गए, पाही कास्ट आप एक तरीके से बोल सकते हो एग्रीकल्चरल लेबरर टाइप के लोग, है ना, जो क्या है भाई, नॉन रेसिडेंट हैं, विलेज नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स हैं, जो काम की तलाश में एक विलेज से दूसरे विलेज पे घूमते रहते हैं और दूसरों के खेतों में क्या करते हैं, ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो दो तरीके के फार्मर हो गए, एक हो गया हमारा खुद कास्ट और एक हो गए कौन, पाही कास्ट हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अगर हम इरिगेशन या टेक्नोलॉजी में बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे क्या क्या चीजें हो रही है, क्यों इस टाइम पे एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा आप बोल सकते हो मेन, आप बोल सकते हो इकोनॉमिक मेन स्टे है मुगल इकोनॉमी का, ठीक। तो देखते हैं भाई इस टाइम पे एक्सपांशन क्यों हो रहा है एग्रीकल्चर में, क्योंकि अबेंडेंस है लैंड का, लेबर काफी ज्यादा अबेंडेंस में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो पीजेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी करने की, कि भैया काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम बात करें इरिगेशन की, कि अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसका सबसे आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर क्या हो जाता है, हमारा इरिगेशन। तो इरिगेशन किस तरीके से करते थे, तो इरिगेशन का जो एक मेन स्टे बोल सकते हो वो जनरली नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे। मॉनसून, है ना, एक बेसिक बैकबोन था एग्रीकल्चर का। अभी भी अगर हम देखें हमारी रूरल इकोनॉमी में, तो ज्यादातर जो फार्मर्स जो आप बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल इरिगेशनल मेथड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम 70 to 80% किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक। वहीं पे अगर हम ऐसा नहीं, जहां पे मॉनसून हो रहा है वहां तो ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो एरिड हैं, तो एरिड एरियाज में किस तरीके से इरिगेशन होता था, तो वहां पे भी अलग अलग तरीके की इरिगेशनल मेथड्स प्रोवाइड करी जाती थी। जैसे कि कैनाल्स हो गई, है ना, तो नई कैनाल बना भी रहे हैं और जो पुरानी है उनको रिवाइव भी कर रहे हैं। तो रिवाइव करने में जो एक सबसे एक नाम आता है वो है शाह नहर का, जो पंजाब में बनाई गई थी शाहजहां के टाइम पीरियड में, ठीक। उसके साथ साथ इस तरीके से आप देख सकते हैं पर्शियन व्हील का एक एग्जांपल होता है। पर्शियन व्हील में क्या है कि भाई इस तरीके से कई सारी बाल्टियां बांध दी जाती हैं, पानी एक जगह से बाल्टियों के थ्रू उठाया जाता है और डिचेस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, क्रॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है।
देन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज करते थे, तो पहले तो वुडन प्लो को यूज करा, लेकिन बाद में जब आयरन आया तो उन्होंने जो उसका टिप था, वो जो प्लो था उनका, उसका इस तरीके से ये जो टिप है, इस टिप को उन्होंने क्या कर दिया, आयरन से बना दिया। और उसकी वजह से अब जो डिगिंग हो गई वो काफी, ये अपन सब पढ़ चुके हैं मॉडर्न पीरियड में, है ना, कि भाई अब जो डिगिंग थी वो काफी ईजी हो गई। धीरे धीरे जो दूसरे एग्रीकल्चरल टूल्स थे, ड्रिल था उनका, वो सब भी उन्होंने क्या करी, उसी चीज से बनाना शुरू कर दिया। और होइंग और वीडिंग वगैरह भी वो वहां पे यूज करते थे। अब एग्रीकल्चर के सीजनल साइकिल की बात करें तो भाई दो सीजनल साइकिल थे, एक था हमारा खरीफ, है ना, जो आप बोल सकते हो जून से सितंबर वाला हो गया, और दूसरा हो गया रबी, अक्टूबर से मार्च वाला। उसके साथ साथ अगर क्रॉप्स की बात करी जाए तो क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो राइस हो गया, वीट्स हो गया, मिलेट्स, ये जनरली क्या थे, फूड क्रॉप थे। और अगर कैश क्रॉप की बात करें तो कैश क्रॉप को क्या बोलते थे, कैश क्रॉप को ये लोग बोलते थे जिनसे कामिल। ठीक है, तो कैश क्रॉप में कॉटन हो गया, शुगरकेन हो गया, है ना, इस तरीके से ऑयल सीड्स वगैरह हो गए, उन सबको ये लोग क्या करते थे, एज अ कैश क्रॉप यहाँ पे यूज करते थे। ठीक है, चले आगे देखें। हाँ, अब अगर हम बात करें विलेज कम्युनिटी की, तो विलेज कम्युनिटी जो है, या विलेज का एक तरीके से अगर आप सोशल स्ट्रक्चर देखें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें, तो वहां पे इस तरीके से तीन आपको पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में मिलेगा। सबसे नीचे कौन होते थे, यहाँ पे होते थे कल्टीवेटर्स, जिनका संख्या, जिनकी नंबर भी ज्यादा होती थी। उनको मैनेज करने के लिए होगी ऊपर कौन, पंचायत, है ना, जिसमें 10-12 लोग होते थे, एक तरीके की आप बोल सकते हो एक कमिटी हो गई। और उसको हेड को, उसका जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे, विलेज हेडमैन। ठीक है, तो यहां देखते हैं सबसे पहले क्या है, विलेज पंचायत असेंबली ऑफ एल्डर्स, हेट्रोजीनियस बॉडी होती है, जो एक तरीके से ओलिगार्की आप उसको बोल सकते हो, है ना, कि कई सारे लोग हैं और वो मिलकर एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। अब जो हेड हुआ उसको क्या बोला जाएगा, मुकद्दम बोला जाएगा या फिर मंडल बोला जाएगा। ठीक, क्या क्या काम करती थी पंचायत, तो पंचायत के अलग अलग फंक्शंस होते थे, जैसे कि जो विलेज अकाउंट है कि भाई विलेज में कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जमीन है, तो पटवारी वगैरह की हेल्प से ये लोग विलेज अकाउंट को मेंटेन करते थे। साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उनके लिए वेलफेयर मेजर्स लिया जाता था, है ना, कि भाई अगर नहरें हैं तो उनको खुदवा दिया, या फिर आप बोल सकते हो पेड़ लगवा दिए, विलेज में स्कूलिंग की व्यवस्था करवा दी, वो सारे वेलफेयर वर्क जो होते थे वो यहाँ पे किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर नेचुरल कैलामिटी आ गई, फेमाइन हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोई भी चीज है, तो उसमें भी पंचायत का काफी आप देख सकते हैं क्रूशियल रोल यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही साथ पंचायत जो होगी वो वेरियस कम्युनिटीज की जो कास्ट बाउंड्री हो रही है ना, मतलब कि आप ये देखो यहाँ पे कि सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही पंचायत का काम नहीं है, क्या काम है, सोशल लेवल पे भी काम है, कि भाई जो कास्ट बाउंड्री समाज में बनी हुई है वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि इंटरकास्ट मैरिज शुरू हो जाए, इंटर डाइनिंग स्टार्ट हो जाए, ये सारी चीजें देखना किसका काम है, पंचायत का काम है। और जो इस तरीके से समाज के विरुद्ध जाके काम करेगा, पंचायत के लॉस के विरुद्ध जाके काम करेगा, अगेंस्ट जाके काम करेगा, उनके ऊपर पंचायत क्या करेगी, हैवी फाइन्स वगैरह, पनिशमेंट वगैरह उनके ऊपर क्या कर देते थे, इंपोज कर देते थे। ठीक है, तो बहुत से लोगों को जो गांव निकाला हो जाता था वो दे दिया जाता था, आउटकास्ट उनको कर दिया जाता था। ठीक है, तो उस तरीके के कई सारे जो पनिशमेंट्स होते थे वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखें। अब अगर हम बात करें कि भाई जो विलेज कम्युनिटी है वहां पे बेसिकली सोशल सिस्टम किस तरीके से होता था। ठीक, तो यहाँ पे गांव में कई सारे जो लोग थे उनके साथ कास्ट के लेवल पे इनइक्वालिटी करी जाती थी, और ये जो सोशल और इकोनॉमिक लेवल का आप बोल सकते हो एक तरीके से पैरामीटर थे कि भाई जिन कास्ट के लोग सोशली आप बोल सकते हो लोअर क्लास में, वो इकोनॉमिकली भी क्या हो जाएंगे, पुअर को बिलोंग करेंगे। ठीक, तो कई तरीके की कास्ट इनइक्वालिटीज देखी जाएगी कि भाई समाज में जो हायर पोजीशंस होंगी सोशल लेवल पे, है ना, वही क्या होंगी, उनको दी जाएंगी जिनकी कास्ट क्या होगी, हाई होगी। जैसे कि अगर आप बात करें कि भाई जो जमींदार हो गए या जो विलेज हेडमैन हो गए वो कौन बनेंगे, वो अपर कास्ट के लोग बनेंगे, और वो सारे लोग जो लोअर कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं उन सभी को इकोनॉमिकली भी लोअर ट्रीट करा जाएगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल भी उन्हें लोअर ट्रीट करा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कास्ट इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें तो कई सारे कास्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि हो गए कौन, जिनको मीनियल टास्क यहाँ पे असाइन कर दिए जाते हैं, जैसे कि हलाल खोरन्स हो गए, मलाज़ादा हो गए। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो सोशल ग्रुप हैं जो एक तरीके से मीनियल टास्क कर रहे हैं, तो उनको भी समाज में भी क्या दिया गया, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक हैं तो समाज में भी उनको लोअर तबके का बिलोंग कर दिया गया। ठीक, अब अगर हम बात करें कि भाई एक जाति पंचायत होती थी, जाति पंचायत का क्या काम है कि भाई बेसिकली हर कास्ट जो है उनकी अपनी पंचायत होगी, और वो ये देखेंगे कि भाई हमारी कास्ट के जो सारे लोग हैं वो उस कास्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो उन सारे मैटर्स को, सोशल मैटर्स को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे कि दे विल मीडिएटेड इन द कंटेस्टल क्लेम ऑफ लैंड, है ना, कि भाई एक परिवार में चाचा ताऊ के बीच में अगर लड़ाई हो रही है जमीन के विवाद को लेके, तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ये देखेंगे कि भाई जो मैरिजेस है ईस्टर्न इंडिया में स्पेशली
क्लियरली कि भाई जो मैरिजेस हैं वो कास्ट के नॉर्म के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है, कास्ट ग्रुप जो है वो उन्हीं नॉर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो सारे के सारे काम क्या करने होते थे, यहाँ करने होते थे। अब अगर हम बात करें कि भाई जो आर्टिजन्स हैं उनका क्या रोल है सोसाइटी में, तो आर्टिजन्स जो होते थे, जो अलग अलग काम करे, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, आयरन स्मिथ हो गया, है ना, गोल्ड स्मिथ हो गया, पॉटर हो गया, अलग अलग लोग, तो ये सारे लोग क्या करते थे, ये सारे लोग जो पीजेंट्स होते थे उनको अलग अलग स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और बदले में जो पीजेंट्स होते थे या तो वो अपने हार्वेस्ट का कुछ लैंड दे दिया, है ना, कि भाई अगर 10 बोरे गेहूं हुए हैं तो उसमें से 2 किलो 5 किलो उनको दे दिए, या फिर जो लैंड है, जो बड़े बड़े पीजेंट्स हो गए, जमींदार टाइप के, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, अपने लैंड का भी कुछ कुछ पार्ट इन लोगों को देना शुरू कर दिया। अब कभी कभी क्या होता था कि भाई जो पीजेंट्स हैं वो भी ऐसा देखा गया कि उनको भी, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि सीजनल काम होता है, तो जब वो फ्री होते थे तो वो भी कुछ पीजेंट की आर्टिजन्स की एक्टिविटी कर ली, जैसे कि कुछ टूल्स बना लिए, कुछ और काम कर लिया, है ना, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखी गई। एक और सिस्टम यहाँ पे देखते हैं जजमानी सिस्टम का। जजमानी सिस्टम क्या था कि भाई कई सारे जो आर्टिजन्स काम करने आते थे उनको पेमेंट होता था इन द वे ऑफ डेली अलाउंसेस एंड डाइट मनी, है ना, कि भाई पैसों के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में उनको क्या दिया जाता था, पेमेंट दिया जाता था। चले अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि विमेन तो अभी तक हम देख रहे हैं कि साइडलाइन कर दी गई है, तो क्या मुगल पीरियड में जो इकोनॉमिक, जो रूरल सेक्टर था, क्या वहां पे भी विमेन को साइडलाइन कर दिया गया? बहुत हद तक कर दिया गया, है ना, लेकिन ये जो विमेन है इनकी डे टू डे लाइफ में हर तरीके के काम में क्या पड़ती थी, इनकी जरूरत पड़ती थी। अगर हम बात करें फार्मर की, फार्मिंग मेथड्स में, तो विमेन जो होती थी वो सोइंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए, थ्रेश होल्ड के लिए, विनोइंग के लिए अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे करती थी। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिजनल टास्क की, तो भाई अगर कपड़े किसी टेक्सटाइल मर्चेंट के, टेक्सटाइल बनाने वाले के यहाँ पे है तो यान को स्पिन कर दिया, शिफ्टिंग कर दी, है ना, जो अगर पॉटर के यहाँ पे तो जो क्ले है उसको नीड कर दिया, है ना, मिट्टी वगैरह गूंथ दी, वो सारे काम कर दिए। लेकिन यहाँ पे भी जो विमेन है उनके साथ क्या किया जाएगा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं पार्शियलिटी कर दी, है ना, कि भाई विमेन जो है अगर वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेस कर रही हैं तो उस टाइम पे उनको क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया गया, है ना, मतलब कि आप खेतों में नहीं जाओगी, या अगर पॉटर है तो उसका जो चाक होता है, जो व्हील होता है, उसको आप नहीं छुओगे, है ना, इस तरीके की चीजें भी विमेन के साथ होती थी। अब साथ ही साथ अगर हम एग्रीकल्चरल में बात करें तो भाई विमेन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स कंसिडर करी जाती थी, बिकॉज दे आर दी चाइल्ड बियरर, और चाइल्ड बियरर के कारण जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही फैमिली में क्या होगा, लेबर पावर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इसलिए विमेन को क्या किया जाता था, एज अ इंपॉर्टेंट सोर्स कंसिडर करा जाएगा, एज अ चाइल्ड बियरर, ठीक। अब उसके कारण क्या होगा, हाई मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा, जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो साथ ही साथ क्या होगा, विमेन की हेल्थ के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट आएगा, है ना, उससे क्या होगा कि भाई विमेन को मैल न्यूट्रिशन फेस करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हो जाएंगी, डेथ हो जाएगा, है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी दोनों फेस कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई विमेन की ज्यादा जरूरत है, विमेन की नीड है, तो वो प्रैक्टिसेस जो पहले के टाइम पे क्या करी जाती थी, इलेजिटिमेट या आप बोल सकते हो कि अच्छी नहीं मानी जाती थी, उनको भी अब क्या कर दिया गया, लेजिटिमाइज मान लिया गया, है ना, जैसे कि ब्राइड प्राइस, है ना, क्या कि भाई पहले दहेज दिया जाता था, अब उसकी जगह पे अगर आपको शादी करनी है तो आपको फीमेल के घर वालों को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। पहले रीमैरिज को क्या करते थे, अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन अब विडो रीमैरिज को भी उन्होंने क्या कर दिया, लेजिटिमाइज कर दिया कि नहीं भाई फीमेल की जरूरत है हमें, तो क्या कर दिया, उनको लेजिटिमाइज कर दिया। साथ ही साथ अब जो विमेन है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाने लगा, उनको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाने लगा कि भाई एक जो मेल है उसकी जो वाइफ है वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी है तो उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाएगा। साथ ही साथ क्या कर दिया गया, दे ऑल्सो हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, है ना, कि भाई अगर फादर की डेथ हो गई है तो वहां से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उस केस में क्या होगा कि अपने हस्बैंड की कुछ प्रॉपर्टी जो होगी वो फीमेल को यहाँ पे मिल जाया करती थी, ठीक है। तो ये जो आप बोल सकते हो कंडीशन थी कि इनकी फीमेल्स की थी। चलिए अब अगर आगे देखें कि भाई ये तो हो गए हमारे कहाँ पे, जो आप बोल सकते हो विलेज लेवल पे। कुछ लोग ऐसे जो थे जो फॉरेस्टेड एरियाज में भी रहते थे, तो फॉरेस्ट में क्या सिनेरियो था वो देख लेते हैं। तो 40% ऑफ द लैंड जो था वो फॉरेस्ट से कवर था। अब इसमें कुछ जो एरिया था वो झाड़ियां वाला हो गया, स्क्रब लैंड हो गया, और बाकी का जो हो गया आप तरीके से डेंस फॉरेस्ट हो गया। तो स्क्रब लैंड जो था उसको खरबंदी बोलते थे, और जो डेंस फॉरेस्टेड वाला एरिया था उसको जंगल बोलेंगे। अब जंगल में रहने वाले लोगों को इन्होंने जंगली बोल दिया, है ना, कि हम तो जंगली जानवर बोल रहे हैं, इन्होंने लोगों को ही जंगली बोल दिया। तो वो सारे लोग जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट से अपनी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को, अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं, जैसे कि क्या हो गई कि भाई गैदरिंग कर ली, हंटिंग कर ली, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर लिया, है ना, जो ट्राइब्स हैं जिनको अभी हम ट्राइब्स बोलते हैं, उन सभी को उन्होंने क्या बोल दिया, जंगली बोल दिया। एग्जाम्पल जो भील ट्राइब थी, ठीक है।
अब इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कैसे जोड़ा गया? तो भाई फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस था उस प्रोड्यूस को बाकी की इकोनॉमी ने यूज करा, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी ने यूज करा, और जो ट्राइबल जो अभी तक क्या थे, एक तरीके से एक्सक्लूडेड थे मेन इकोनॉमी से, उनको भी क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। कैसे किया गया? कि भाई जो जंगल थे, जंगलों से एलिफेंट मिल जाया करता था, है ना, ये जो फॉरेस्ट से कई सारा प्रोड्यूस है उसको भी ले लिया जाता था और उसको राजा एज अ पेशकश समझता था, ठीक है। उसके बाद जंगलों में कई सारी जो चीजें हैं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी हो रही है ना, कि भाई जो पीजेंट्स हैं उन्होंने उनको ग्रेन दे दिया और बदले में जो ट्राइब्स हैं उन्होंने क्या दे दिया? फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे दिया, जैसे हनी दे दिया, बी वैक्स दे दिया, गम दे दिया, एलिफेंट दे दिया, है ना, जो बार्टर सिस्टम के माध्यम से एक दूसरे, है ना, कि जो रूरल गांव में रहने वाले लोग जो हैं और जो यहाँ पे ट्राइब्स हैं वो दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करते थे? शेयर करते थे। वहीं अगर हम बात करें कि भाई ट्राइब्स में सोशल चेंजेस क्या आ रहे हैं, है ना, तो हर जो ट्राइब था उसका क्या था? एक चीफटेन था, एक सरदार था, और अब वो सरदार भी धीरे धीरे क्या बन रहा है कि भाई जैसे गांव में जमींदार है तो यहाँ पे भी जो चीफटेन होगा, जो उनका सरदार होगा, वो भी अपने आप को क्या बोलने लगेगा? जमींदार बोलने लगेगा, ठीक। उसके साथ रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी, तो कई सारी ऐसी ट्राइब्स थी जिन्होंने क्या किया? अपने ही जो कई सारे लोग थे उनके साथ आर्मी बना ली। तो जैसे सिंध में हुआ कि कई सारे सोल्जर्स को रख लिया उन्होंने कैवलरी में और इन्फेंट्री में। वहीं पे और क्या हो रहा है कि भाई अब ट्राइबल नेचर से निकल के धीरे धीरे जो ट्राइबल सोसाइटीज है वो मोनार्कीज में कन्वर्ट हो रही है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, कोच किंग्स जो थे उन्होंने क्या किया? अपने आसपास की जो कई सारी ट्राइब्स थी उनके एरिया को क्या किया? ऑक्यूपाई किया और एक बड़ा सा स्टेट बना लिया, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो थी वो यहाँ पे हो रही हैं। चलिए अब अगर हम आगे देखें, जमींदार की अगर आप बात करेंगे तो जमींदार जो हो गए वो एक तरीके से हेड ऑफ द सोसाइटी हो गए, है ना। जमींदार क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए तो दे आर द लैंडेड प्रॉपर्टीयर्स, ठीक है, जिनका क्या काम है? जिनके पास कई तरीके के सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस है। सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस होने के कारण क्या होगा कि ये समाज में काफी अच्छी पोजीशन को मेंटेन करेंगे, ठीक। अब सोशल है तो क्या देखा गया कि भाई समाज के जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, स्पेशली कौन हो गए? ब्राह्मण्स हो गए, राजपूत हो गए, वही क्या थे? वही जमींदार बने, ठीक है। एंड दे परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज। स्टेट के साथ भी इन जमींदार के अच्छे रिलेशन थे कि भाई स्टेट के नाम पे ये काम करते थे, उनको खिदमत देते थे, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं? जमींदार कर रहे हैं। अब ये जो जमींदार है इनके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हुई, जिसको क्या कहा गया? मिल्कियत या कहा गया, ठीक है, जिसको ये कल्टीवेट करेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है। तो खुद तो जाएंगे नहीं हल लेके वहां पे, क्या करेंगे? कई सारे जो फार्मर्स हैं उनको बोलेंगे कि चलो तुम आओ और हमें क्या करो? फ्री सर्विसेज दो, मेरी खेत में आके, जैसे फ्यूडलिज्म का जो स्ट्रक्चर अपन ने देखा था ना, वही वाली चीज है, ठीक है। कि फ्यूडलिज्म में क्या होगा कि भाई जो जमींदार हैं वो कई सारे लॉर्ड्स क्या करते थे? कई सारे पीजेंट्स को बोलेंगे कि तुम मेरे यहाँ पे आके क्या करो? सर्व करो, मुझे सर्विस दो, ठीक है। तो कई सारे लोगों को ये हायर कर लेते थे। साथ ही साथ ये जो इनका पर्सनल लैंड था, जो मिल्कियत था, इसको ये सेल भी कर सकते थे या फिर डोनेट भी कर सकते थे। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें कि जमींदार काम क्या क्या करते थे, तो सबसे पहले देखें कि भाई इनको स्टेट के बिहाफ में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम दिया गया कि राजा तो हर जगह जाएगा नहीं, तो क्या कर दिया? वहां पे उस गांव का जो जमींदार है उसको बोला कि तुम पूरे गांव का रेवेन्यू लाके हमें दे दो। देन कंट्रोल ओवर द मिलिट्री सोर्सेज, है ना, इनके पास बड़े बड़े किले थे, उन किलों के साथ इनके पास अपना आर्मी कंटिजेंट होता था। तो ये क्या करते थे? मिलिट्री हॉर्सेस वगैरह इनके पास थे ना, तो मिलिट्री कंटिजेंट भी ये क्या करते थे? मेंटेन करते थे। और जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी तो जमींदार क्या करेगा? उसको अपनी आर्मी दे देगा, अपने राजा की तरफ से वो जाएगा लड़ने के लिए। देन जो कल्टीवेटर्स उनके पास है, उन कल्टीवेटर्स को भी मदद कर रहे हैं, है ना, कि भाई कल्टीवेटर्स को मींस ऑफ कल्टीवेशन दे दिया, अलग अलग तरीके से उनको हेल्प कर दी, लोन दे दिया, है ना, कुछ और मदद कर दी, बेटी की शादी है तो पैसा दे दिया, वो सारी चीजें। देन मार्केट्स, है ना, कि भाई मार्केट स्टैब्लिश कर दी अपने गाँव में कि लोग जो है जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आके एक्सचेंज कर सकें, वो वाली चीजें हो गई। साथ ही साथ एक पैटर्नलिज्म का जो एक आइडिया है वो भी जमींदार के साथ था कि भाई जो जमींदार थे वो उस गाँव के क्या हो गए? फादर हो गए, फादर फिगर हो गए, कि सबके लिए क्या हो गए? जमींदार माई बाप हो गए, है ना, कि जो भी डिसीजन होगा वो जमींदार की मर्जी से होगा, जिसको भी जरूरत होगी वो कहां जाएगा? जमींदार के पास जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो थी वो उस टाइम पे हमने देखी। चलिए आगे देखें। अब अगर हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, कि भाई जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो रेवेन्यू था उसको कैसे कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करें कि भाई ये जो मुगल इकोनॉमी था उसका मेन इकोनॉमिक मेनस्टे था, क्योंकि मेजर आप बोल सकते हो कि जो इनकम होती थी वो कहां से होती थी? लैंड रेवेन्यू से होती थी, ठीक है। तो इसको कैसे आप बोल सकते हो कि भाई उसको कैसे कलेक्ट किया जाता था, किस तरीके से उस लैंड को असेस करा जाएगा, कैसे उसका कलेक्शन होगा, वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लैंड रेवेन्यू जो है वो इकोनॉमिक मेनस्टे
हैं, सिस्टम में कौन कौन होता था, तो भाई दीवान होता था, है ना। आप बोल सकते हो कि जो मुगल कोर्ट है उसमें एक मिनिस्टर होगा, दीवान होगा, जिसका क्या काम है कि पूरा जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको वो क्या करेगा, देखेगा फिजिकल सिस्टम को। अब उसके नीचे कई सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स होंगे जो उसकी मदद के लिए होंगे, और साथ साथ कई सारे रिकॉर्ड कीपर्स होंगे कि भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आया, वो सारा काम करने के लिए कई सारे रिकॉर्ड कीपर्स होते थे। अब ये जो लैंड रेवेन्यू है ये दो तरीके से होगा। एक होगा जिसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे जमा, ठीक है। जमा क्या हो गया, जमा बेसिकली हो गया असिस्ट, ठीक है, कि भाई हमारे स्टेट में इतना लैंड है और उस लैंड से हमको इतना इतना रेवेन्यू मिल सकता है, तो ये हो गया असिस्ट। अब उसके बाद क्या हुआ, हासिल। हासिल मतलब कि ठीक है इतना है, लेकिन उसमें से कलेक्ट होके कितना आया, है ना। जरूरी थोड़ी कि भाई इतना स्टेट है अपना तो हर किसान जो है वो तुमको टैक्स दे ही देगा, वो तुमको रेवेन्यू दे ही देगा। भाई हो सकता है किसी की फसल बर्बाद हो गई, किसी का नहीं दे पाया, किसी के इधर कुछ और हो गया, है ना, या कोई डिले कर रहा है, तो दो चीजें हो गई, एक कौन सी हुई, जमा हुई, और दूसरी कौन सी हुई, हासिल। हासिल क्या हो गया, फाइनल कलेक्शन वाला, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लैंड देखो तो लैंड को भी चार तरीके से डिवाइड किया गया। एक तो क्या था कि भाई मोस्ट फर्टाइल लैंड, पोलाज, है ना, जहां पे हर साल एनुअल क्या होता है, कल्टीवेशन होगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका परौती। परौती क्या है कि भाई उसको एक साल कल्टीवेट किया और अगले साल के लिए उसको फैलो छोड़ दिया ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो फर्टिलिटी है उसको रीगेन कर ले। तीसरा हो गया चाचर। चाचर क्या है कि भाई 3 से 4 साल में, एक साल कल्टीवेट किया, फिर 3-4 साल के लिए उसको वेकेंट छोड़ दिया, इनफर्टाइल मतलब छोड़ दिया उसको, और फिर 3-4 साल के बाद वहां पे क्या करेंगे, खेती करेंगे। और दूसरा लास्ट क्या हो गया, बंजर, मतलब वहां पे 5 से ज्यादा साल तक कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, फैलो पड़ा हुआ है वो लैंड, ठीक है। तो उस तरीके से बंजर लैंड में उन्होंने क्या किया था, लैंड को डिवाइड किया हुआ था। चलिए अब आगे बात करें कि भाई मनसबदारी सिस्टम, कि इस लैंड को कलेक्ट कैसे किया गया। तो मुगल स्टेट में एक मनसबदारी सिस्टम होता था जिसमें क्या था, लैंड कम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, कि भाई कुछ लोगों को इस तरीके से मिलिट्री पावर भी दिया गया, और मिलिट्री पावर के साथ साथ उनको ये पावर भी दिया गया, फिजिकल पावर भी दिया गया, कि आप अपने एरिया से क्या करेंगे, रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम के जो लोग थे उनको मनसबदार बोला, और पूरे सिस्टम को क्या बोला, मनसबदारी सिस्टम बोला, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल एंड मिलिट्री दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब इनमें से कुछ मनसबदार जो थे उनको नकदी में, कैश में पेमेंट हो जाता था, और कुछ जो थे वो जागीरदार बन गए जिन्होंने रेवेन्यू के फॉर्म में, कि उस स्टेट से जितना रेवेन्यू आएगा वो हमारा, ठीक है। तो कुछ को क्या हुआ, रेवेन्यू के फॉर्म में पेमेंट कर दिया गया। अब ये जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था इसकी भी 4 अलग अलग मेथड्स बताई। क्या क्या बताई, पहला बताया कनकुट। कनकुट क्या, कण, कण मीन्स ग्रेन, है ना, कि भाई जो आफ्टर हार्वेस्ट जो ग्रेन मिलेगा उस ग्रेन को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। तो वो हो गया, कनकुट हो गया। दूसरा क्या हो गया, बटाई। बटाई मतलब कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसको आपस में बांट दिया जाएगा, ठीक है। सो द क्रॉप्स आर रीप्ड एंड स्टैक्ड एंड डिवाइडेड बाय द एग्रीमेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, है ना, कि भाई रेवेन्यू कलेक्टर और जो पीजेंट्स है दोनों के बीच में बटाई हो जाएगी। अब बटाई भी दो तरीके से, एक हो गई खेत बटाई और एक हो गया क्या, लंग बटाई। मतलब कि खेत बटाई में क्या हुआ कि भाई इस तरीके से जब खेत को आप क्या कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, सॉरी सोइंग कर रहे हो, तो सोइंग करने से पहले ही खेत के एरिया को देख के बता दिया गया कि भाई इस एरिया से जो मिलेगा वो टैक्स में जाएगा और बाकी का बी सी डी से जो मिलेगा वो तुम रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से खेत बटाई हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लंग बटाई। लंग बटाई में क्या हुआ कि अब जो हार्वेस्ट हुआ उस हार्वेस्ट से क्या किया जाएगा, उसको स्टैक करके उसमें से बटाई करी जाएगी, कि आफ्टर द कटिंग ऑफ द ग्रेन डिवाइड देम अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो वो हो गया खेत बटाई और एक हो गया आपका लंग बटाई, ठीक है। तो आफ्टर दे आर सोन, है ना, कि सोन करने के बाद उसको डिवाइड कर लिया आपस में उन्होंने। चले अब अगर आगे देखें कि भाई ये जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सिल्वर जो था वो काफी तरीके से क्या किया गया, इंडिया में आया। तो कैसे आया, क्योंकि इंडिया में तो ये देखा गया कि भाई इंडिया के पास तो सिल्वर माइंस है नहीं, है ना, लेकिन उसके बावजूद जो मुगल एम्पायर है वो चांदी के सिक्के चला रहे हैं। तो कैसे चला पा रहे हैं, तो वो देखते हैं, है ना, कि भाई एशिया में अगर बात करें तो कई सारे एम्पायर्स थे, जैसे कि मुगल एम्पायर था इंडिया में, मिंग था चाइना में, सफाविद ईरान में, ओटोमन टर्की में, है ना। तो ये सारे एम्पायर्स थे, बट इनमें से जो सबसे ज्यादा अमीर था वो कौन सा था, मुगल एम्पायर। क्यों, क्योंकि वहां पे ट्रेड होता था। ट्रेड किस चीज का, कि भाई कई सारे जो आइटम्स थे, जैसे कालीन हो गया, है ना, आप बोल सकते हो कि हमारा टेक्सटाइल हो गया, बहुत सी चीजें जो है, मसलिन हो गया, है ना, तो वो इतनी सुपीरियर क्वालिटी के थे कि भाई दूसरे लोग जो, दूसरी कंट्रीज जो थे वो हमें पे करते थे सिल्वर में, ठीक है। और इतना सिल्वर हमारी कंट्री में था कि हम उस मेटल से क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी चला रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि भाई ये सिल्वर रुपया है ना, औरंगजेब के टाइम का। तो क्या बता रहे हैं कि वो मेटल जो हमारी कंट्री में नहीं है लेकिन इतना ट्रेड के फॉर्म में हमारी कंट्री में आ गया कि हम उसके ही सिक्के बना के क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसके साथ अगर हम बात करें कि एक ट्रैवलर थे, एक इटालियन ट्रैवलर जिनका नाम था जियोवेनी कैरियर। तो अब ये जो जियोवेनी कैरियर है ये बताते थे, उन्होंने एक पाथ बताया हुआ था कि कैसे रोमन एम्पायर से जो सिक्के हैं वो चल के कहाँ आ रहे हैं, चल के नहीं मतलब ट्रेड के फॉर्म में कैसे आ रहे हैं वो, मतलब रोम से, है ना, किस तरीके से वो आ जाते हैं इंडिया तक, उसका पूरा पाथ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ था। चलिए अब अगर लास्ट बात करें आईने अकबरी की, है ना, कि भाई आईने अकबरी जो इस चैप्टर का मेन सोर्स कंसिडर करा जाता है उसके क्या क्या चीजें थी। तो आईने अकबरी लिखा किसने, ये लिखा था अबुल फजल इलामी ने। 1598 में इसको कंप्लीट किया गया, 5 बार इसका रिवीजन हुआ और 1598 में इसको कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, तो आईने अकबरी जो है वो एक बड़े कलेक्शन का पार्ट है जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा में 3 बुक हैं, 3 बुक में से जो फर्स्ट 2 है वो बेसिकली अकबर के टाइम पे या मुगल स्टेट के टाइम पे आप बोल सकते हो उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को बताता है ना, कि भाई जो बाबर थे उनका लीनिएज कहाँ से था, कहाँ से वो आए थे, हुमायूं का क्या था, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। अब जो आया थर्ड वाला जिसका नाम क्या हुआ, थर्ड पार्ट आईने अकबरी, उस आईने अकबरी में बेसिकली कंपीडियम है किसका, रेगुलेशन का। आइन मतलब क्या होता है ना बेटा, आइन मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके की रूल बुक, है ना। तो उस रूल बुक में इंपीरियल से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होगी, गजेटियर क्या हो गया कि अगर आपने कोई लॉ बनाया तो उस लॉ को आपको पब्लिश करना पड़ेगा, तो वो गजेटियर हो गया, है ना। तो वो सारी जो चीजें थी वो आईने अकबरी में थी। अब आईने अकबरी की अगर हम बात करें स्पेशली, तो आईने अकबरी के 5 पार्ट थे। पहला जो पार्ट था वो था मंजिल आबादी। मंजिल मतलब क्या कि भाई राजा का जो मंजिल हो गया, राजा की जो घर हो गई, है ना, तो उस हाउस होल्ड से रिलेटेड जितने भी काम है कि भाई उस घर में कितने लोग आर्टिजनल एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना सामान आया, कितना कुकिंग में यूज किया, राजा की जो लग्जरी आइटम्स है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, है ना, तो वो सारी चीजें मंजिल आबादी में थी। उसके बाद अगर हम बात करें सिपाह आबादी की, सिपाह या सिपाही, तो उसमें क्या थे कि भाई मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई। उसके बाद आया मुल्क आबादी। ठीक है, तो ये मुल्क आबादी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही बेसिकली जितने भी फिजिकल आप बोल सकते हो ट्रांजेक्शन से उनकी बात करेगी, भाई कितना रेवेन्यू आया, कितना खर्च हुआ, वो सारी चीजें। और जो 4th और 5th पार्ट था उसमें अकबर का जो रिलीजन था, दीन इलाही था, है ना, उन सब चीजों की यहाँ पे बात करी गई। तो रिलीजियस, लिटरेरी, कल्चरल ट्रेडिशंस की इसमें बात करी गई। अब ये जो आईने अकबरी है इसकी कई सारी लिमिटेशंस भी मानी गई, है ना, कि क्या कि भाई ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड है, 5 बार स्टेट ने उसको क्या किया है, रिवाइज किया है। मतलब कि स्टेट ये नहीं चाह रहा है कि स्टेट के आप बोल सकते हो स्टेट के अगेंस्ट कोई बात चली जाए, है ना, तो कई बार आप उसको बोल सकते हो मेटिकुलसली उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको रिव्यू किया गया। देन कई सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिन्होंने जो टोटलिंग हुई थी कि रेवेन्यू कलेक्शन की जो टोटलिंग है उसमें उन्होंने एरर डिटेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद ये भी देखा गया कि भाई बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका डाटा ही नहीं लिया गया। बंगाल जो उनका एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस था उनका उन्होंने डाटा ही नहीं लिया। या फिर कई सारे ऐसे वाइटल पैरामीटर्स हैं, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें कि प्राइजेस ऑफ कमोडिटी हो गई, है ना, वेजेस ऑफ वर्कर्स हो गए, उनको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी आप बोल सकते हो कि एक तरीके से आईने अकबरी की लिमिटेशन मानी गई। बट उसके बाद भी आईने अकबरी जो है वो हमारा मुगल एम्पायर का आप बोल सकते हो वन ऑफ द क्रूशियल सोर्स है जिससे हमें पूरा की पूरे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये रही हमारे चैप्टर का एक बेसिक्स एक्सप्लेनेशन। अगर हम देखें क्वेश्चंस की, ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हुए हैं आपके लिए, जैसे कि सीबीएसई 2023 में जो क्वेश्चन आया था किसके बारे में, आईने अकबरी के बारे में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आ गया कि भाई अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोलाज, परौती, चाचर वो क्या है ना, मिलिट्री मनसबदार किससे रिलेटेड थे, सूबाज वगैरह को इसमें आपको अरेंज करना है कि पहले क्या था, पहले सूबा था, फिर सरकार था, फिर उसके बाद महल था, फिर परगना था, वो आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो यही सारी चीजें हैं जिसमें हमने लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।